हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम शुरू करेंगे स्टेट्स। थोड़ा काफ़ी स्टूडेंट को ये जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड लगने का कारण ये है कि हमें इसके यूज पता नहीं है कि ये कहाँ यूज होता है। लाइक अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि भाई बिजनेस है, उसका लेखा जोखा बहुत ज़रूरी है, उसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, इस वजह से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझते हैं कि भाई हाँ पैसा है, उसके ऊपर ब्याज वगैरह लगता है, कॉस्ट लगती है, पैसे पे पैसा कमाना है, इस वजह से ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। कॉस्ट में भी आप समझते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए कॉस्ट के ऊपर हमें कंट्रोल ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें तो समझ आती है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि स्टेट्स के मीन मोड मीडियन कहाँ काम आएंगे। मीन मोड मीडियन तो फिर भी समझ आ जाएंगे, लेकिन आगे अगर बात करें डिस्पर्सन कहाँ काम आएगा, स्क्यूनेस कहाँ काम आएगा, मोमेंट्स कहाँ काम आते हैं, तो क्योंकि उनके यूज पता नहीं, इस वजह से ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। जैसे टिकटॉक पे चलता है कि मैं अभी उस टीचर को ढूंढ रहा हूँ जो 9th-10th के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सिखा रहा था। अब मुझे उससे पूछना है कि ये इनका आखिर इस्तेमाल कहाँ करें। तो स्थिति वैसी हो जाती है कि इसके अंदर ये डिस्पर्सन वगैरह ये सारी चीज़ें जो यूज कहाँ होती है, या यूँ कहें कि स्ट्रेस एक तरीके से कहाँ यूज होती है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टेट्स कहाँ इस्तेमाल होती है। अगर हमें इसके यूज पता होंगे तो फिर हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि हमने इसको यूज किया नहीं है या हम इसको यूज नहीं करते हैं, हम डे टू डे लाइफ के अंदर इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं। या फिर आईपीएल देख रहे हैं तो आईपीएल के अंदर मैच के अंदर कम से कम एक मैच के अंदर 100 बार जो है वो स्टेट्स बताए जाते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, मैच के अंदर कहाँ स्टेट्स बताए जाते हैं? स्टेट्स कुछ भी नहीं है, एक तरीके से डाटा है। आप जब मैच देखते हैं तो उसके अंदर बताता है कि सुनील नारायण ने वर्सेज केएल राहुल, इन्होंने इनको इतनी बॉल फेस की, इतनी स्ट्राइक रेट रही, इतनी बार इन्होंने आउट किया। ये क्या है, एक तरीके से डाटा है। क्लियर है? या फिर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप ये देखते हैं कि इसके अंदर कितने लोग एग्जाम देने वाले हैं, कितने क्लियर होते हैं, पिछले अटेम्प्ट के अंदर कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, कितने लोगों ने क्लियर किया था। ये सारे डाटा जो है ये क्या एक तरीके से स्टेट्स है। इनका इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से किया जाता है, तो वो उसके इस्तेमाल के लिए हम जो मदद लेते हैं वो किसकी मदद लेते हैं? स्टेट्स की मदद लेते हैं। आज का टाइम जो है उसे हम क्या कहते हैं? एज ऑफ इंफॉर्मेशन। की भाई हर किसी के पास इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, लेकिन इन्फॉर्मेशन होना एक चीज़ है और इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना एक अलग चीज़ है। इन्फॉर्मेशन को यूज किस तरीके से करेंगे उसमें जो मदद करेगा वो हमारा क्या, कौन मदद करेगा? स्टेट्स मदद करेगा। डाटा किस तरीके से कलेक्ट किए जाएंगे ये कौन बताएगा? स्टेट्स बताएगा। तो स्टेट्स एक तरीके से ओवरऑल हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत अच्छे से काम करती है और मदद करती है, हमारे साथ ही चलती है। कैलकुलेशन में काम है, उसके अलावा एस्टिमेट के अंदर काम है। आप देखते हैं वीडियो वगैरह जो भी यूट्यूब पे कि इस बार कट ऑफ इतनी रहेगी, तो वो कट ऑफ क्या करते हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो आंख बंद करके तपस्या करके बताते हैं। भाई अगर कोई तुक्का भी लगाएगा तो वो कैसे लगाएगा? पुराने कुछ एग्जाम के पैटर्न देखेगा, इसी पैटर्न के अंदर कैसा पेपर आया था, उसमें कितने स्टूडेंट दिए थे, कितने की वैकेंसी थी, वगैरह वगैरह सारा कुछ देख के ही तो वो आखिर अब डिसाइड कर रहा है कि भाई इतनी कट ऑफ जो वो जा सकती है। तो स्टेट्स हमसे कोई अलग नहीं है, स्टेट्स हमारे साथ ही चलता है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं, ताकि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो, हमें पता चले कि हाँ ये इसका इस्तेमाल इस तरीके से होता है। और इस्तेमाल हम करते आते हैं, ऐसा नहीं कि इसका इस्तेमाल अभी सीखेंगे, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। जैसे एफएम के अंदर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले पढ़े हैं। अब वो स्टैंडर्ड डेविएशन किसने दिया है? स्ट्रेस ने दिया, डिस्पर्सन ने दिया है। लेकिन डिस्पर्सन पढ़ते वक्त हमें ये पता नहीं है कि स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कहाँ होता है, इस वजह से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन सीधी सी बात बता रहा है कि भाई आप कह रहे हैं कि ये कंपनी 10% कमाएगी, लेकिन इस 10% से ऊपर जा सकता है क्या, नीचे जा सकता है क्या? हाँ जा सकता है भाई, 10% की जगह 15% भी कमाए, हो सकता है कि 8% ही कमाए। तो इसको भी तो मैं मेजर करना चाहूंगा ना कि भाई 10% से ऊपर नीचे कितना हो सकता है। भाई एक स्टूडेंट है जो 6th में उसने 80% बनाए, सेवन्थ में 80% बनाए, 9th में 80% बनाए और 10th में कितने बनाएगा? तो
मोस्ट प्रोबेबली वो 80 के आसपास बनाएगा। एक स्टूडेंट है जिसने 6th के अंदर 50 बनाए थे, 6th के अंदर उसने 90 बनाए थे, 7th के अंदर वो एक बार फेल हुआ था, फिर उसके बाद में 40% बनाए थे, 8th के अंदर उसने 85 बनाए थे, और 9th के अंदर उसने मान लीजिए 95 बनाए थे। दोनों ही केस के अंदर मान लीजिए, दोनों का मान लीजिए एवरेज जो वो बराबर 80 ही आ रहा है। तो दिखने में तो दोनों बराबर लग रहे हैं कि भाई ये भी 80% बनाएगा, लेकिन और ये भी 80% बनाएगा, लेकिन पहले वाला स्टूडेंट ज़्यादा भरोसे के साथ कह सकते हैं कि 80% के आसपास बनाएगा, सेकंड वाले में हम कम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि 80% बनाएगा। भाई एक कंपनी है जो पहले साल के अंदर उसने 5% कमाया, दूसरे साल 10% कमाया, तीसरे साल 15% कमाया। एक कंपनी ने पहले साल 0% कमाया, दूसरे साल भी 0% कमाया, और तीसरे साल 30% कमाया। तीसरी कंपनी उसने पहले साल 10, दूसरे साल 10 और तीसरे साल 10% कमाया। एवरेज निकालोगे तो तीनों ही बता रहे हैं कि 10%, लेकिन तीसरी वाली ज़्यादा भरोसे के साथ बता रही है कि भाई हम 10%, क्योंकि वो कंटिन्यूसली 10% मेंटेन कर रही है। तो इस चीज़ को हम कैसे मेजर करें कि भाई ये इससे इधर कितना हो सकता है या इधर कितना हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्पर्सन इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, सीधा फॉर्मूला उसका याद कर लेते हैं, और फिर हमें वो फॉर्मूला रटना पड़ता है। तो हम अप्रोच ये रखेंगे कि जो भी चैप्टर पढ़े, हम पहले ये पता करें कि इस चैप्टर को पढ़ा क्यों जा रहा है, और इस सेशन के अंदर, पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम ओवरऑल स्टेट्स क्यों पढ़ रहे हैं, वो कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हर चैप्टर का इस्तेमाल अलग होगा। इंडेक्स नंबर अगर कोई पढ़ेगा तो वो अलग तरीके से पढ़ेगा, अगर कोई सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेगा तो वो अलग रीजन से पढ़ेगा, डिस्पर्सन पढ़ेगा तो अलग रीजन से पढ़ेगा। लेकिन ओवरऑल कलेक्टिवली पूरी स्टेट्स क्यों पढ़ी जाती है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ मदद करता है ये, तो इस सेशन में हम सिर्फ वही देखेंगे कि भाई ओवरऑल ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। ये पहला जैसे आप फोटो देख रहे हैं, पिक देख रहे हैं, ये जो है ये किसका है, आप जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। या फिर अभी जो आईपीएल मैच आप देख रहे हो, या जो भी मैच चल रहे हैं वो देख रहे हो, तो उसके अंदर आप देखते होंगे कि मैच चल रहा है और बाहर कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, लैपटॉप लेके बैठे हैं, 2-4 लोग जो है वो लैपटॉप लेके बैठे हैं और उसके अंदर पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो वो वहां पर क्या करते हैं, वो एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, वो उसी डाटा का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये बैट्समैन इस बैट्समैन को पीछे वाले रिकॉर्ड के हिसाब से, पीछे वाले डाटा के हिसाब से कौन सी बॉल फेस करने में दिक्कत आती है, क्या ये स्पिनर जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी या फास्टर में क्रिएट होगी, फास्टर के अंदर भी इन स्विंग वाला इसको प्रॉब्लम करेगा या आउट स्विंग वाला इसको प्रॉब्लम करेगा, मतलब आउट कौन कर पाएगा, इन स्विंग वाला या आउट स्विंग वाला, या स्पिन के अंदर गुगली वाला कर पाएगा या कौन कर पाएगा। तो इसके लिए हमें वो क्या करते हैं, पीछे वाले डाटा देखते हैं। अभी तो कमेंट्री के अंदर भी आपको ये सुनने को मिल जाएगा, तो वो कमेंट्री में क्या देखते हैं, भाई ये बैट्समैन जो है मान लीजिए इसको फास्टर के अंदर दिक्कत आती है, फास्टर के अंदर भी आउट स्विंग की दिक्कत आती है, आउट स्विंग, तो क्या करेंगे, जैसे ही वो बैट्समैन आएगा तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास जो बॉलर होगा और जो फास्टर है और जो आउट स्विंग है उस बॉलर को लेके आएंगे ताकि वो उसका विकेट आसानी से ले पाए। समझ पा रहे हैं बात। वैसा वैसा बैट्समैन भी देखेगा कि भाई उसे किस पोजीशन पे आना चाहिए, जैसे शुरुआत के ओवर फास्टर के हैं, अब जिसके रिकॉर्ड फास्ट बॉलर के सामने अच्छे हैं उसको शुरू में आना चाहिए। समझ पा रहे हैं बात। और जो स्पिनर को अच्छे से खेलता है उसको मिडिल में आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली उस टाइम के अंदर स्पिनर जो वो चलते रहते हैं। कॉम्बिनेशन भी इस तरीके से रहे कि एक फास्टर और एक स्पिनर को आसानी से खेल पाए, या एक लेफ्टी और एक राइटी हो तो उसका कॉम्बिनेशन। तो ये सारे जो है ये पुराने डाटा, उनका अगर एनालिसिस करते हैं तो उसका हमें क्या होता है, अल्टीमेटली फायदा मिलता है। अगर महेंद्र सिंह धोनी सोचे कि मेरे को 1 डाउन जाना चाहिए या 2nd डाउन जाना चाहिए या 3rd डाउन जाना चाहिए, 4th डाउन जाना चाहिए, कौन सी पोजीशन पे, भाई अल्टीमेटली तो गेम में वो सारी चीजें अलग है, लेकिन पुराने डाटा के हिसाब से अगर वो एनालिसिस करेंगे तो उनको पता चलेगा इस पोजीशन पे खेलना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, और इस पोजीशन पे खेलना उनका टीम के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, जो भी सिचुएशन है जिस भी तरीके से। तो वहाँ ये क्या करेगा, स्टेट्स जो वो मदद करेगा। या फिर जैसे टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस केस के अंदर मान लीजिए कि केएल राहुल को टीम में लिया जाए या हार्दिक पांड्या को लिया जाए। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करते हैं। देखिए सिर्फ डाटा जो होना वो
पर्याप्त नहीं है। डाटा का इस्तेमाल जो है वो भी आपको कौन बताएगा, स्टेट्स बताएगा। हार्दिक पांड्या ने पीछे वाले साल के अंदर रन अच्छे बनाए, लेकिन वो घरेलू क्रिकेट में बनाए हो, और हो सकता है कि मैच जो है वो आउट ऑफ इंडिया होने वाली, जो सीरीज जो वो आउट ऑफ इंडिया होने वाली, और आउट ऑफ इंडिया के अंदर हो सकता है केएल राहुल के रिकॉर्ड जो वो ज़्यादा बेहतर हो। तो जब तक इनके डाटा नहीं होंगे तब तक आप तुक्का लगा के किसी को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आपके पास अगर डाटा होंगे तो उस केस के अंदर भाई आप क्या कर पाएंगे, एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। जैसे आपको ध्यान हो तो शिखर धवन को जब भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में मैच होता है तो शिखर धवन को लिया जाता है, चाहे वो आउट ऑफ फॉर्म भी हो। रीजन क्या है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पिचेज पे वो अच्छा खेल लेते हैं। समझ पा रहे हैं बात। तो ये जो है ये पुराने डाटा, ये जो है इनका इस्तेमाल, ये क्या है, एक तरीके से स्ट्रेट्स है। या फिर आप देखते हैं कि जैसे कि मौसम का प्रेडिक्शन देखते हैं, वेदर प्रेडिक्शन देखते हैं वगैरह। तो ये सारा का सारा वेदर प्रेडिक्शन क्या है कि भाई देखिए एक चीज समझिएगा, कोई भी अगर चीज है तो उसके ऊपर किसी एक ही कारण, एक का ही इफेक्ट जो है वो नहीं आता है। जैसे आपने गेहूं की खेती की तो गेहूं की फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर सिर्फ एक फैक्टर काम नहीं करेगा, जमीन कैसी है, बारिश कैसी हुई, समझ पा रहे हैं बात, उसकी सिंचाई बराबर टाइम पे हुई या नहीं हुई, उसके अंदर जो साथ में जो घास फूस उग गई थी उसे टाइम पे हटाया गया या नहीं हटाया गया, उनके ऊपर जो फर्टिलाइजर दिए गए वो टाइम पे दिए गए या नहीं दिए गए, क्या फर्टिलाइजर सही दिए गए या नहीं दिए गए, ज्यादा क्वांटिटी में तो नहीं थे, कम क्वांटिटी में नहीं थे, सारा कुछ अगर परफेक्ट होगा तब जाके अच्छी फसल होगी। समझ पा रहे हैं मत। और फसल खराब हो गई तो उसके अंदर भी हो सकता है कि फर्टिलाइजर कारण हो सकता है मिट्टी कारण हो सकता है मिट्टी और फर्टिलाइजर दोनों कारण हो। समझ पा रहे हैं बात। तो अभी जैसे मौसम जो वो किस तरीके का रहेगा, तो उसमें भी बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि भाई हवा कैसी चल रही है, उसके अलावा टेम्परेचर किस तरीके का है, मौसम कौन सा चल रहा है, सारे कुछ चीजें जो मैटर करेगी। इन सब चीजों की कैलकुलेशन करके हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट कर पाते हैं हम, मतलब जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी मशीन्स है, वो प्रिडिक्ट करके बताती है कि भाई इस तरीके का मौसम आज रहेगा। और समझिएगा यहाँ पर दो चीजें होती है, एक तो एनुमरेशन जिसे हम कहते हैं कैलकुलेशन, जो तो बताता है परफेक्ट कि भाई आज ये बारिश रहेगी, ये टेम्परेचर रहेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो स्टेट्स एनुमरेशन भी है और एस्टिमेशन भी है। कुछ जगह वो एनुमरेशन बताएगा कि भाई ये चीजें इस तरीके से होगी, और कुछ बताएगा कि ये इस तरीके से होगी, हो सकता है इससे इधर उधर भी हो थोड़ा बहुत। समझ पा रहे हैं बात। तो वहाँ क्या इस्तेमाल होता है, ये मौसम विभाग वगैरह ये क्या इस्तेमाल करते हैं, जो ये क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टेट्स इस्तेमाल करते हैं। या फिर जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, उस इलेक्शन के अंदर बीजेपी जो है वो अपना एक कैंडिडेट सेलेक्ट करना चाहती है कि भाई प्राइम मिनिस्टर के लिए किसे कैंडिडेट बनाया जाए। तो उस केस के अंदर उनके पास मान लीजिए ये 5 लोग हैं जिनमें से वो किसी एक को बनाना चाहते, कोई भी पार्टी हो सकती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनमें से 5 इनके पास लोग हैं। तो ये क्या करवाया इन्होंने, मान लीजिए पूरे इंडिया लेवल पे, तो इंडिया के कुछ हिस्सों पे उन्होंने क्या किया, गए सर्वे किया, कुछ लोगों से पूछा, और उनके हिसाब से उन्होंने क्या किया, पता किया कि भाई कौन सा चेहरा अगर रखें तो उस केस के अंदर हमें ज़्यादा वोट मिलेंगे। ये सर्वे, ये सैम्पलिंग और ये जो है वो सिलेक्शन कि किसको रखा जाए, ये पूरा का पूरा क्या है, स्टेट्स है। ये क्या है, पूरा का पूरा स्टेट्स है। स्टेट्स की इंपॉर्टेंस आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज के युग को जो है वो अपन एज ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, और इंफॉर्मेशन है ही क्या, डाटा। और डाटा के साथ खेलता कौन है, स्टेट्स खेलता है। अगर किसी को कुछ स्ट्रेटेजी बनानी है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास अच्छे डाटा होने चाहिए, तभी उसका डिसीजन जो अच्छा हो सकता है। भाई आप किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उस केस के अंदर आप भी तो पहले पता करेंगे भाई पिछले साल, पिछले अटेम्प्ट में उन्होंने एग्जाम कितने लोगों ने दिया था, कट ऑफ क्या रही थी, किस तरीके का पेपर रहा था, पुराना पेपर आप करेंगे। ये सारा क्या है, ये सारे डाटा है जो आपको मदद करेंगे कि आप अपना स्ट्रेटेजी सही बनाए। तो वैसा वैसा ये जो सारा डाटा के साथ खेलने का काम करवा रहा है, ये काम कौन करवा रहा है, स्टैटिस्टिक्स करवा रहा है। ये सीन तो आपको याद होगा धमाल मूवी का, जिसके अंदर ये चारों लोग जा रहे होते हैं बोमन की गाड़ी के अंदर, और आगे जो वो पुल टूटा होता है, उस केस के अंदर अरशद वारसी आगे आके कहता है कोई चिंता की बात नहीं है, अगर हम 80 की स्पीड के अंदर जाएंगे तो सीधा गाड़ी जो वो आगे वाले साइड के अंदर जाएगी। और फिर वो एक पत्थर फेंकता है,
और पुल गिर जाता है। फिर वो कहता है कोई चिंता की बात नहीं, अब डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है, इस वजह से स्पीड हो गई है 120 किलोमीटर के हिसाब से। ये कैलकुलेशन क्या है? ये कैलकुलेशन स्टेट्स है। ये कैलकुलेशन क्या है? स्टेट्स है। मिलिट्री मैन है, पबजी वगैरह में आप खेलते हैं, वहाँ तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन मिलिट्री के अंदर जैसे कहाँ पर कौन सी गन जो वो ज़्यादा कारगर होगी, तो उसके लिए उस गन के पुराने रिकॉर्ड देखे जाएंगे। भाई हो सकता है कि कोई मशीन गर्मियों में अच्छा काम करती हो लेकिन सर्दियों में वो जम जाती हो, या फिर उसकी जो जो बुलेट है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करती हो। तो लेह लद्दाख के अंदर जो गन जितना परफेक्ट काम करती हो सकता है कि वो गन उतना जैसलमेर में अच्छे से काम न करती हो। दोनों के टेम्परेचर अलग है। तो यहाँ भी हम कौन सी सेलेक्ट करें, कौन से कवच सेलेक्ट करें, तो वहाँ पर भी हमें क्या करने होंगे, उनके पुराने रिकॉर्ड देखने होंगे, कौन सा क्या कार कर रहा है, किस टाइम के अंदर कार कर रहा है। मिलिट्री तो एक तरीके से यूँ समझ लीजिए पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी पे बेस, और स्ट्रेटेजी जो वो अपने आप में क्या है, स्टेट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है। भाई आपको पता तो होना चाहिए आप जिससे लड़ने जा रहे हो उनके पास कितने, जैसे आप मान लीजिए कि कारगिल का युद्ध लड़ रहे हैं और सामने वाली सेना से आपको भिड़ने जाना है, तो आप क्या चेक करना चाहेंगे? आप पता करना चाहेंगे कि भाई उनके टोटल फौजी कितने हैं जो अभी मेरे हमारे सामने लड़ेंगे, हमारी बटालियन के सामने लड़ेंगे, उनके पास गन कौन सी है, उनके जो है वो साथ में कौन बड़ा अफसर कौन सा है, वो बड़ा अफसर किस तरीके का है, मतलब हो सकता है कि वो भाई एक डिफेंसिव टाइप का है या अग्रेसिव टाइप का है। तो ये सारे क्या है, डाटा है, जो अगर आप उनको अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी और हो सकता है कि आप जीत पाए, हो सकता है क्या जीतेंगे आप। क्लियर है? तो जितना डाटा अच्छा होगा और जितने डाटा के ऊपर आप उसको एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे उतनी आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो परफेक्ट होगी। और ये सारा काम कौन करवा रहा है आपको? स्टेट्स करवा रहा है। कोवैक्सीन कोविशील्ड कौन सा परफेक्ट रहेगा कोरोना के लिए, किसका इफेक्ट साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा, तो उस केस के अंदर पूरी दुनिया में तो चेक नहीं किया, कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, उनके ऊपर अभी शायद एक वेब सीरीज मैंने देखी थी ह्यूमन, उसके अंदर वो मानव ट्रायल पे बताते हैं कुछ लोग जो अपने हिसाब से तैयार होते हैं कि भाई हमारे ऊपर जो आप क्या कर लीजिए वैक्सीन जो ट्राई कीजिए। तो वैक्सीन ट्राई किया, उनके ऊपर नतीजे देखे गए, उनकी स्टडी की गई। अब सबके ऊपर 100% इफेक्ट आए ये भी जरूरी नहीं है, किसी के ऊपर कुछ साइड इफेक्ट आए किसी के ऊपर नहीं आए। ओवरऑल सब कुछ रिजल्ट जो वो एक तरीके का तो होगा नहीं कि भाई सबके एकदम चल रहा था कोरोना और लगाया और दूसरे दिन एकदम बढ़िया सही हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं। कोई 2 दिन में हुआ, कोई 3 दिन में, किसी को साइड इफेक्ट हुए किसी को साइड इफेक्ट नहीं हुए। अल्टीमेटली क्या करें, ये पूरी दुनिया में लगाए या नहीं लगाए? तो ऐसे मान लीजिए 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों का एनालिसिस किया। आप एक एक का अगर आप इंडिविजुअल देखेंगे तब तो सबका अलग अलग बता रहा है। कोई डायबिटीज पेशेंट था तो उनको हो सकता है कि भाई कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले, किसी को नहीं मिले, अलग अलग सिचुएशन रही। तो अल्टीमेटली हमने क्या करना है, उन डाटा में से निकाल के एक कंक्लूजन जो बनाने में मदद कौन करेगा? स्टेट्स मदद करेगा। प्रोबेबिलिटी आप जानते ही हैं, और अगर सट्टा वट्टा खेलते हैं तो उस केस के अंदर आप अच्छे से जानते होंगे। प्रोबेबिलिटी सिर्फ सट्टे में ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी आप एफएम के अंदर रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग का, कैपिटल बजटिंग 2 हिस्सों में, एक तो कैपिटल बजटिंग जिसे अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, उसी का एक और हिस्सा है जो कुछ सिलेबस में ऐड किया जाता है कुछ में नहीं किया जाता है, रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस मतलब जैसे नेट के सिलेबस के अंदर उसको ऐड कर रखा है, सीए इंटर के अंदर कई टाइम तक उसको सीए इंटर में नहीं ऐड कर रखा था, फाइनल में ऐड कर रखा था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐड कर रखा था, अभी उसको सीए इंटर में भी कर रखा है। रिस्क एनालिसिस मतलब कि भाई समझिएगा कि मैं कोई बिजनेस जो वो करना चाहता हूँ, अब उस बिजनेस के अंदर मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। अब उन्होंने कहा कि यार 50% चांस तो है कि या तुम्हें 15% मिलेगा। हमने कहा ठीक है। 25% चांस है कि 20% मिलेगा, और 25% चांस है कि 10% मिलेगा। अब मैं क्या मानूं, 15 मानूं, 20 मानूं, 10 मानूं? तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो मुझे मदद करेगा कि इतना रिलायबल एस्टिमेट मान के तुम अपना रिटर्न मान के आगे चल सकते हो। कौन सा शेयर कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, ये मुझे डिसाइड करवाने में कौन मदद करेगा?
उनके पुराने रिकॉर्ड अभी तो आप देखते होंगे, अगर कोई है जो इन्वेस्टमेंट करता हो तो उसको पता होगा कि अभी तो ऐप के अंदर ये सारे चार्ट वगैरह दिखाते हैं कि भाई ये इस तरीके का चार्ट, ये क्रिकेट में भी देखे होंगे आपने, और ये शेयर मार्केट के भी देखे होंगे। क्लियर है? तो ये जो चार्ट है ये क्या है, ये इनके स्टेट्स है। मैं स्टेट्स डाटा की जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ या डाटा स्टेट्स की जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि पूरे 100% तो सही है, लेकिन एक तरीके से स्टेट्स जो वो डाटा है और डाटा जो वो स्टेट्स है, तो इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर क्रिकेट के अंदर आप देखते हैं कि ये इस तरीके की लाइन बना रखी है, पीछे वाली टीम जो खेल रही है उनके जो है वो इस तरीके की लाइन बन रही है कि भाई शुरू में वो तेज थे और ये इस तरीके से। तो ये जो है ये क्या है, एक तरीके से स्टेट्स है, डाटा है। कौन सी कंपनी का शेयर मुझे अभी परचेज करना चाहिए, कौन सी कंपनी का मुझे शेयर सेल करना चाहिए। जैसे इस कंपनी का ग्राफ जो है वो ये बता रहा है कि भाई ये इस स्थिति पे है, तो अभी मुझे लग रहा है कि भाई हाँ ये इसके भाव नीचे और इसका ग्राफ आगे की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, तो मुझे खरीदना चाहिए। या फिर एक कंपनी का शेयर इस तरीके से और अब नीचे की साइड में जा रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि भाई हाँ अब मुझे इस कंपनी के शेयर को बेचना चाहिए। तो कंपनी का शेयर खरीदना कब चाहिए, बेचना कब चाहिए, इसमें भी एक तरीके से मदद कौन करेगा, स्टेट्स मदद करेगा। ये दोनों चीजें आपने देखी होगी, एक तो इलेक्शन हुआ नहीं कि उससे जस्ट आगे वाले दिन के अंदर वो एग्जिट पोल बता देते हैं कि भाई इतनी सीटें इसको मिलेगी, इतनी सीटें इसको मिलेगी, इतनी सीटें इसको मिलेगी। क्लियर? एग्जाम होते से यूट्यूब पे कई सारे टीचर आके कहते हैं कि इस बार कट ऑफ इतनी रहेगी, इस बार कट ऑफ इतनी रहेगी। ये कैसे, इनको कोई माता वाता आती है या इनके ऊपर कोई दैवीय कृपा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये स्टेट्स इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ लोगों के पास जाते हैं, सैंपल लेते हैं, मतलब सैंपल सेलेक्ट करते हैं, उन लोगों के पास जाके बोलते हैं कि भाई आपने किसको वोट दिया, इस बार का प्राइम मुद्दा क्या था, इस मुद्दे के हिसाब से कौन जीत रहा है। अलग अलग जगह से डाटा कलेक्ट किए, उन डाटा के ऊपर उन्होंने काम किया और उन्होंने नतीजा निकाला कि भाई इतनी सीटें लगभग इनकी आएगी। तो जैसे ये जो है वो प्रिडिक्शन जो वो निकालते हैं, ये कौन निकालते हैं, ये क्या है, एक तरीके से आपका क्या है, डाटा है। या फिर इस बार का एग्जाम कैसा हुआ, जो स्टूडेंट बाहर आए उनसे आपने पता किया और एनालिसिस करके आपने पता किया, या फिर टेलीग्राम पे आपने कुछ एग्जिट पोल बना के पता किया, स्टूडेंट से रिव्यू लिया वगैरह, या उनसे फ़ोन पे बात करके पता किया कि भाई क्या स्थिति है और कौन क्या कट ऑफ रह सकती है। तो ये एक तरीके से क्या है, एक स्टेट से। लाइव रिपोर्ट आप देखते हैं कि भाई भारत के अंदर एक औसत आदमी की उम्र जो है वो 65 है, 65 मान लीजिए, और अमेरिका के अंदर एक आदमी की औसत उम्र 75 है। तो ये कैसे पता किया? तो ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं अगर, कि कहाँ स्टेट्स इस्तेमाल होता है, कि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो सारे डिपार्टमेंट जो है वो जब अपनी पॉलिसी बनाएंगे कि भाई जैसे मुझे एक पॉलिसी बनानी है कि भारत के अंदर जो गरीब है, जिनको खाना नहीं मिलता है या फिर जिनकी इनकम इससे कम है, उनको हर महीने 10 केजी चावल दिए जाए। अब मैं कैसे मानूं कि इस ये जो है वो गरीब है, कैसे पता करूंगा? मुझे कहाँ जाना होगा? इंडिया के स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट, समझ पा रहे बात, जो स्टेट्स के डाटा रखते हैं उस डिपार्टमेंट के पास जाना होगा। वो मुझे इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई इतने लोग हैं जो आपकी इस कैटेगरी के हिसाब से गरीब में आते हैं। मैंने कहा ठीक है, इनको देंगे। अब उसके हिसाब से मैं अगर कैलकुलेट कर पाऊंगा कि मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी, अगर मान लीजिए मैं सरकार हूं तो। क्लियर है? तो कोई भी पॉलिसी बनानी है, या फिर जैसे एलपीजी जो है वो दी जाए, फ्री कर दी जाए या नहीं कर दी जाए, तो एलपीजी कितने लोगों को फ्री की जाए, कितने लोग जो है, मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि बीपीएल कार्ड होल्डर जो भी है उनको क्या कर दिया जाए, उनके लिए गैस की सब्सिडी, गैस जो है वो पूरा सब्सिडाइज कर दिया जाए या 50% कर दिया जाए। तो मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं ये बोल तो रहा हूँ, हालांकि मैं नेता हूँ तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक्चुअल में करने वाला हूँ तो उस केस के अंदर तो मुझे सोचना भी पड़ेगा ना कि भाई कितनी कॉस्ट लगेगी, कि टोटल बीपीएल परिवार कितने हैं।
इनको अगर मैं 50% दूंगा तो कितना पैसा मुझे रिफंड करना है, और उस केस के अंदर मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी, मतलब सरकार की कॉस्ट जो वो कितनी लगेगी। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डाटा चाहिए। तो कोई भी पॉलिसी बनानी है तो उस पॉलिसी के लिए आपको डाटा चाहिए, और डाटा कौन देगा, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट कौन देगा, स्टेट्स देगा। समझ पा रहे हैं बात। तो कोई भी पॉलिसी बनानी है या कोई भी इस तरीके की रिपोर्ट वगैरह जो भी बनानी है, तो ये क्या होता है, आपको स्टेट्स मदद करता है। या फिर जैसे कि भाई किस साइज के जो है वो कपड़े ज़्यादा बनाए जाए, जैसे कि 26 के कमर के, या 30 के, या 32 के, या 34 के। तो आपको पता है कि ज़्यादातर 30, 32 और 34 जो है, 34 भी नहीं, 30 और 32 इस साइज के अंदर जींस जो वो ज़्यादा चलती है। रीज़न क्या है कि नॉर्मली लोगों की ये इसी तरीके की कमर साइज रहती है। तो अगर मैं उसके हिसाब से अगर प्रोडक्शन करूंगा, मान लीजिए मैंने 34 के भी उतने ही बना दिए, 36 के भी उतने ही बना दिए, 38 के भी। अब 32 की कमर के जितने लोग हैं, क्या उतने 38 के हैं क्या? आज के टाइम में होते जा रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन क्या ऐसा है क्या कि 32 के जितने सेल होते हैं उतने ही 38 के सेल होंगे? नहीं। मुझे यहाँ पता करना होगा 32 की एक्सपेक्टेड सेल कितनी है, 30 की एक्सपेक्टेड सेल कितनी है, 34 की कितनी है, 36 की कितनी, या मैं अगर पता करना चाह रहा हूँ कि मुझे किस साइज के जींस सबसे ज्यादा बनाने चाहिए, तो वहां मुझे कौन मदद करेगा, स्टेट्स मदद करेगा। समझ पा रहे हैं बात। तो ये तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल छोटे लेवल पे बता रहा हूँ कि भाई स्टेट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, जो आप डेली लाइफ के अंदर देख रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात। ये तो कहाँ देख रहे हैं अपन, कि ये तो डेली लाइफ के अंदर हम देखते आ रहे हैं कि भाई ये इतना तो इसका इस्तेमाल जो है वो होता है, यहाँ चीजें तो हम इन चीजों में तो हम इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से क्या होता है, स्टेट्स आपकी बात में वजन डाल देता है। एक आपने बैठे बैठे बोला कि यार बहुत महंगाई बढ़ गई, आगे वाला कहेगा हाँ ठीक है, बढ़िया, बात तो सही है। एक आपने कहा कि इस बार महंगाई जो है वो 11.7% बढ़ी है, इन्फ्लेशन 11.7%। आगे वाला दूसरी वाली बात जो कहेगा उसको मानेगा कि इंटेलिजेंट। रीजन क्या है, क्योंकि जो बात डाटा के बैकअप के साथ आए ना, उस बात का वजन आ जाता है, उस बात की अहमियत बढ़ जाती है। और जो बात बिना डाटा के, बिना फिगर के आ जाए, उस बात से जिसमें पीछे बैकअप के अंदर फिगर है, डाटा दे रखे हैं, उस बात की इंपॉर्टेंस जो वो ज्यादा होगी। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है कि भारत के अंदर महंगाई बढ़ी, कोई ये बात बोल रहा है और एक बोल रहा है भारत के अंदर 11.7% से महंगाई बढ़ी है। भारत एक जवान देश है, चाइना एक बूढ़ा देश है। ये ऐसा सिंपल सी बातें नहीं कि भारत की एक्सपेक्ट एवरेज जो एज है वो 32 है और चाइना की एवरेज एज 34 है। अगर ये बात कोई कहेगा तो उस केस के अंदर एवरेज एज के हिसाब से बताएंगे, तब कोई कहेगा कि चाइना बूढ़ा है, चाइना की एवरेज एज ज़्यादा है, तो उसकी बात मानने लायक होगी, उसकी बात समझने लायक होगी। एक यूं ही बैठा बैठा बोल रहा है कि भारत से चाइना बूढ़ा है, तो वो बात उतनी सार्थक या उतनी कारगर नहीं होगी, उतनी इंफॉर्मेटिव नहीं होगी। तो इंफॉर्मेशन जब उसके पीछे स्टेट्स का तड़का लग जाता है, तो वो एक तरीके से और ज़्यादा उसकी अहमियत जो वो बढ़ा देता है। आप डकवर्थ लुईस नियम देखते हैं क्रिकेट के अंदर, वहाँ स्टेट्स इस्तेमाल होता है। और लास्ट टाइम के अंदर जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा और आप देखिएगा, आज पहले सेशन के बाद मैंने कहा था कि आज और देखिएगा कहाँ कहाँ स्टेट्स इस्तेमाल होता है। तो वहाँ कमेंट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी दिए थे कि सर जो पेपर अलग अलग हुए थे तो उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके अंदर स्टेट्स इस्तेमाल होगा। तो ऐसे आप भी आज जो है वो और बहुत सारे एग्जाम्पल देखिएगा जहाँ पर स्टेट्स जो वो इस्तेमाल होता है, और कोशिश कीजिए कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर उनको लिखें, ताकि आपका एक बार माइंड जो वो खुले कि भाई यहाँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। क्लियर है? ताकि इस सब्जेक्ट को फिर हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। अभी ये जो है ये तो हम ओवरऑल स्टेट्स की बात कर रहे हैं, फिर हम जब भी चैप्टर शुरू करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। क्लियर? तो आज अपन यहीं पर सेशन जो वो एंड करते हैं। आप इसको और जगह ढूंढिएगा जहाँ पर स्ट्रेस इस्तेमाल होता है, और ऐसी अनगिनत जगह
रॉकेट लॉन्च करना है, चांद के ऊपर बराबर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, वहां पर आपके एस्टिमेट काम आते हैं। और एस्टिमेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप स्टेट्स की मदद से कैलकुलेट करते हैं। समझ पा रहे हैं बात? मैथ्स जो है वो एक लिमिट तक आता है, स्टेट्स उससे थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। मैथ्स जो वो सिर्फ कैलकुलेशन में बात करता है, स्टेट्स कैलकुलेशन और एस्टिमेशन दोनों पे बात करते हैं। मैथ्स कहता है 2+2 है तो 4 है, वहीं पर काम आएगा दो। और स्टेट्स जो है वो एस्टिमेशन अगर करना है तो वहां भी आप स्टेट्स जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी मैथ्स नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, लेकिन स्टेट्स आपको रीजनेबल दायरा दे देगा, मदद कर देगा कि भाई इससे इसके बीच में कट ऑफ रहेगी। क्लियर? तो ऐसे आप बहुत सारे जगह है जहां पर स्टेट्स इस्तेमाल होता है, आप उन जगह को देखिएगा ताकि आप इस सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए। है बहुत आसान, इसके इस्तेमाल हर चैप्टर के इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ इस्तेमाल होती है, डिस्पर्सन कहाँ इस्तेमाल होता है, स्क्यूनेस कहाँ इस्तेमाल होता है, कुर्टोसिस कहाँ इस्तेमाल होता है, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। लेकिन ये संवाद दो तरफा होगा, तभी जाके इफेक्टिव होगा। मैं अकेला बता रहा हूँ, मैं अकेला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सिर्फ सुन रहे हैं, वहाँ नहीं होगा। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं जो आग लगा रहा हूँ, आप उससे आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ यूज उसका, आप उसमें और कुछ ढूंढ रहे हैं, और कुछ इस्तेमाल उसके ढूंढ रहे हैं, तभी जाके ये जो है वो क्लास आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो आज का सेशन यहाँ ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।